Today we are studying about mole concept, which is the first chapter of the class 11. ठीक है, तो इसमें क्या आता है, सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. ठीक है, डाल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखे. इसको हम लोग हाइपोथेटिकल भी बोल सकते हैं क्योंकि ये कोई एक्यूरेट नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल है. बस ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है कि यही होता है, वैसे हाइपोथेटिकल उसके कुछ स्टेटमेंट है. जो स्टेटमेंट ये है कि पहला जो है उसका, मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. यानी जितने भी मैटर्स होंगे, हमारे जितने भी मैटर्स होंगे, कोई भी चीज़, मतलब मैटर्स मतलब कुछ भी, जैसे कुछ भी हो गया यार, मतलब Fe हो गया, कॉपर हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, वो सारी चीज़ किससे बने होते हैं? एटम से बने. तो जो काफ़ी टाइनी होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं. ठीक है. सेकंड क्या बोला, इन एनी सैम्पल ऑफ अ प्योर एलिमेंट ऑल द एटम्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड अदर प्रॉपर्टी. द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास एंड द अदर प्रॉपर्टी. मान लेते हैं कि हमारे पास कोई दो हमारे पास सैंपल है, एक सैंपल ए है, एक सैंपल बी है. तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उसने बोला जो भी हमारे सैंपल है, फर्स्ट सैंपल ए है, फर्स्ट सैंपल बी है, समझ लो. तो हमारे फर्स्ट सैंपल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उसके साइज़ जो है वो सारे आइडेंटिकल होंगे. क्या होंगे? सारे आइडेंटिकल होंगे. और जो भी हमारे दूसरे सैंपल है उसके भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसके भी साइज़ क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे. और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो भी क्या होगी? सेम होगी सारे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के. और ये जो हमारा दूसरा जो सैंपल है उसकी भी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, वो भी क्या होगा? एकदम सिमिलर होगा. बट ए और बी के जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के प्रॉपर्टी और साइज होंगे वो डिफरेंट होंगे. ठीक है, मतलब कि आपस में सब सेम होंगे, दोनों इंडिविजुअली आपस में उसकी साइज और उसकी प्रॉपर्टी सारी सिमिलर होगी. अगर छोटा सा मैं एग्जांपल ये दे दूं कि मान लेते हैं कि दो बिल्डिंग बनी हुई है. क्या बनी हुई है? दो बिल्डिंग बनी हुई है. अब ये सोच लेते हैं कि दोनों बिल्डिंग के जो ईंटें जो इस्तेमाल किए गए हैं वो कुछ ऐसे हैं. ठीक है. और दूसरी बिल्डिंग के ईंटें कुछ ऐसे हैं. मतलब इस पिक्चर से ये पता ही चल रहा है कि इसके जो ईंटें हैं इसके साइज़ क्या है? स्मॉल है, और इसके जो साइज़ है वो बिग है. तो लेकिन इसके जो ईंटें के साइज़ है सारे आइडेंटिकल है, और इस बिल्डिंग के भी सारे ईंटें आइडेंटिकल है, और इस ईंटे की जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो सिमिलर होगी, और इसके भी ईंटे के जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो भी सिमिलर होगी. तो इसलिए ये दूसरा जो स्टेटमेंट है वो वही बोला, इन एनी सैंपल ऑफ ए प्योर एलिमेंट ऑल द एटम्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड अदर प्रॉपर्टी. द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास एंड अदर प्रॉपर्टी. ठीक है. तीसरा बोलता है, व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द सेम न्यूमेरिकल रेशियो. मतलब मान लेते हैं जितने भी कंपाउंड बनते हैं उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है? एक डिफाइंड रेशियो में होते हैं. मान लेते हैं हम H2O ले लेते हैं. ठीक है. ये H2O मतलब क्या होता है कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से बना हुआ होता है. ये जो H2O है तुम कहीं से भी लेके आ जाओ, अपने घर से लेकर आ जाओ, मेरे घर से लेके आ जाओ, नाली से लेकर आ जाओ, कहीं से भी लेकर आ जाओगे, ये H2O का जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे जिससे बना होगा वो एकदम डिफाइंड रेशियो में ही होगा. यानी हाइड्रोजन 2 एटम लगेंगे और ऑक्सीजन 1 ही एटम रखेंगे. वो कभी ऐसा नहीं होगा भाई कि तुम्हारे घर वाला 2 हाइड्रोजन लग रहा है, नहीं, मतलब 3 हाइड्रोजन लग रहा है, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता. मतलब डिफाइंड रेशियो में होते हैं. ठीक है. चौथा क्या बोल रहा है, एटम्स आर इंडेस्ट्रक्टिबल, यानी कि कहता है नॉन ब्रेकेबल. क्या होता है? नॉन
ब्रेकेबल, मतलब इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। मैंने एटम्स को हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें हम लोग एटम को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। द एटम्स रीअरेंज बट दे डू नॉट देम सेल्स ब्रेक अपार्ट, मतलब हम लोग एटम्स जो है उसको अरेंज कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, अलग अलग के साथ जोड़ सकते हैं। मान लेते हैं कि दो एटम मिलके ये बना हुआ था, हमने तोड़ा और किसी दूसरे के साथ जोड़ दिया, बट ऐसा नहीं होगा कि हम एटम को भी टुकड़े टुकड़े करके रीअरेंज करेंगे, ठीक है। तो वही बोला है, एटम्स आर नॉन ब्रेकेबल इन केमिकल रिएक्शंस, द एटम्स रीअरेंज बट दे डू नॉट देम सेल्स ब्रेक अपार्ट। मान लेते हैं दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो कंपाउंड ले लेते हैं और उसको कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ रहा HCl प्लस NaOH, ठीक है। तो ये जब कंबाइन करेगा आपस में तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा और प्लस NaCl बन जाएगा। यहाँ क्या हुआ, हाइड्रोजन जो था वो क्या होगा, हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन कर गया और क्लोरीन क्या हुआ, सोडियम के साथ कंबाइन कर गया, तो क्या बन गया नया H2O और NaCl। बट ये जो एलिमेंट था हाइड्रोजन, फिर ये प्लस OH, ठीक है, और यहाँ पे Na और प्लस क्लोरीन, ये आपस में एलिमेंट अलग हुए, इसके एलिमेंट के एटम ब्रेक नहीं हुए, ठीक है। एटम बस दूसरे के साथ अटैच्ड हो गए, वो ब्रेक नहीं हुए, ठीक है। अगला है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। क्या है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। देखो एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी रिफर्स टू हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू बी ट्रू और करेक्ट वैल्यू। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई एक टारगेट वैल्यू है, मान लेते हैं 100 टारगेट वैल्यू है, अगर हम इस टारगेट वैल्यू के जितने करीब जाते हैं तो हम ये बोलेंगे दैट्स अ एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। मान ले किसी ने 99.9 लाया वैल्यू, किसी ने लाया 98.9, तो हम ये बोलेंगे 99 इज़ द मोर एक्यूरेट, ठीक है, क्लियर। अगला है प्रिसीजन, ठीक है। प्रिसीजन क्या बोलता है, प्रिसीजन रिफर्स टू हाउ क्लोजली रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ अ क्वांटिटी कम टू ईच अदर एंड टू द एवरेज। मतलब कहने का मतलब अब ये हुआ कि मान लेते हैं कि हम किसी का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मान लेते हैं हम पेंडुलम का ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और इसका हम लोग टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, मतलब ऑसिलेशंस का हम लोग टाइम पीरियड निकाल रहे हैं कि कितना देर में है। तो मान लें हम इसकी 3-4 बार एक्सपेरिमेंट किए और देखिए, मान लीजिए पहला में आ गया मेरा 5 सेकेंड, दूसरा आ गया 4.8 सेकेंड, फिर आ गया 4.9 सेकेंड, ठीक है। फिर हम लोग दूसरी बार एक्सपेरिमेंट किए, फिर हम लोग देखे कि भाई फिर आया 5 सेकेंड, फिर 6 सेकेंड और ये 7 सेकेंड। तो हम ये देखेंगे कि ये जो पहला जो एक्सपेरिमेंट किए थे और उसमें जो अलग अलग वैल्यू जो रीड किए थे उसके बीच का डिफरेंस कितना है। अगर हमारे बीच का डिफरेंस अगर काफ़ी कम होता है, वेरी स्मॉल होता है, तो हम ये बोलेंगे कि वो ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू है विथ रिस्पेक्ट टू हमारे दूसरे एक्सपेरिमेंटल से, क्योंकि यहाँ जो डिफरेंस है वो 1 का एक्सपेरिमेंट है, बट यहाँ पॉइंट में है, यानी कि इसके जो डिफरेंसेस है वो काफ़ी कम है। इसका मतलब फर्स्ट जो हमारा एक्सपेरिमेंट वैल्यू है वो हमारा ज़्यादा प्रिसाइज हुआ। देखो इसको और अच्छे से समझने के लिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि क्या बोलता है न्यूमेरिकल। यहाँ बोल रहा है 2 स्टूडेंट्स परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए 2 स्टूडेंट है, वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, सेम टाइप का एक्सपेरिमेंट था सेपरेटली, एंड ईच वन ऑफ देम रिकॉर्डेड 2 रीडिंग्स विच आर गिवन बिलो, ठीक है। ये जो रीडिंग लिया दोनों बच्चे ने उसका यहाँ पे रीडिंग दी हुई है, ठीक है। करेक्ट रीडिंग ऑफ मास इज 3, मान ली जो भी मास की वैल्यू निकालने बोली थी उसका एक्यूरेट जो वैल्यू थी वो क्या थी, 3 ग्राम। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा मार्क द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब मतलब कहने मतलब 2 अलग अलग बच्चे थे, उसको बोला कि भाई ये कोई पार्टिकल्स है, इसका वेट निकालो, ठीक है। तो उसने बच्चे ने अलग अलग रीडिंग ली, ठीक है, सब ने 2-2 रीडिंग ली है और उसका एक्यूरेट वैल्यू कितना है, 3 ग्राम्स। कितना है, 3 ग्राम्स। तो देखो पहला स्टूडेंट था, उसने फर्स्ट बार एक्सपेरिमेंट किया, तो मैंने जो भी प्रैक्टिकल किया तो उसका क्या गया 3.01 ग्राम, और दूसरी बार किया
ठीक है, तो क्या हो गया 2.99 ग्राम। ये कितना है 2.99 ग्राम। फिर दूसरे बच्चे ने किया तो वहाँ पे क्या था 3.05 ग्राम आया और 2.95 ग्राम आया। तो इसमें से बोला कौन वाला ऑप्शन इसके सही होंगे। पहला ऑप्शन है रिजल्ट्स ऑफ बोथ द स्टूडेंट्स आर नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज, ना ही मतलब दोनों स्टूडेंट का ना ही यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू आ रही है और ना ही प्रिसाइज वैल्यू आ रही है। दूसरा है रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। उसने बोला रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट ए का जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ वो बोला प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। फिर तीसरा ऑप्शन है रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट बी आर नाइदर प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट। उसने बोला दूसरे का ना ही प्रिसाइज है और ना ही एक्यूरेट है। और चौथा ऑप्शन है रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट बी आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। ठीक है, तो हम लोग खुद ही देख लेते हैं कि कौन वाला ऑप्शन सही है। तो देखो पहला हम लोग आते हैं कि भाई प्रिसाइज, क्या देखते हैं प्रिसाइज कहने का मतलब हो गया कि जो दो एक्सपेरिमेंट किया उसके बीच का डिफरेंसेस कितने हैं। ठीक है, डिफरेंसेस कितने हैं। तो देखो तो ये वाली से और ये वाली से इसके डिफरेंस, और देखो मेन यहाँ से हम लोग इसके देखेंगे, यहाँ पे कितना है 3 से कितना होगा 3.01 और 2.99, दोनों काफ़ी करीब है। और जब हम सेकंड वाले बच्चे को कंपेयर करेंगे तो ये 3 है और 3.05 लाए, यानी कि ये इतना तो ये पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, यानी बी की वैल्यू एक्यूरेट तो नहीं है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे जो मेरे ख्याल से जो सही होगा वो होगा बी, क्योंकि रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, यानी कि इस वैल्यू ये जो फर्स्ट स्टूडेंट था उसकी जो ना वैल्यू थी वो प्रिसाइज भी थी और एक्यूरेट भी थी। प्रिसाइज मतलब दोनों का डिफरेंसेस एकदम कम से कम आना चाहिए, और एक्यूरेट मतलब जो रियल वैल्यू है उससे काफ़ी करीब होना चाहिए। यहाँ देखो रियल वैल्यू अगर देखें 3 से तो 2.95 जो काफ़ी दूर है, और 3 तो यहाँ 3.05 जो काफ़ी दूर है। बट यहाँ स्टूडेंट 1 का अगर देखें तो यहाँ पे 3 ग्राम्स लाना था तो इसने लाया 3.01 और 2 जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट थी। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा बी आंसर सही। ठीक है, ओके क्लियर। चलो अब हम लोग आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, देखो सिग्निफिकेंट फिगर का कुछ रूल्स हैं, देखो हम रूल्स समझा देते हैं सारे। ठीक है, पहला जो रूल है वो क्या है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन ज़ीरो है यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएंगे। मतलब 2 3 4 बोलेंगे तो हम बोल देंगे भाई ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। फिर दूसरा रूल्स क्या बोलता है, ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट है सिग्निफिकेंट। तो पहला क्या बोला कि ऑल नॉन जीरो डिजिट है सिग्निफिकेंट। अब ये बोला कि अगर ज़ीरो आया तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा, बट वो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में होने चाहिए। यानी कहने का मतलब अगर हम 202 ले लें तो ये क्या है नॉन ज़ीरो डिजिट और ये ज़ीरो डिजिट देखो बीच में आ गया, तो हम इसको काउंट, ये ज़ीरो काउंट हो जाएगा और आ जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, फिर क्या बोलता है थर्ड है ऑल ज़ीरो एट द एंड ऑफ अ नंबर दैट इंडिकेटेड है ना दैट इंक्लूडेड अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमने पॉइंट दे दिए, ठीक है, मान लीजिए 0 है और यहाँ पे पॉइंट दे दिए, तो हम क्या बोल देंगे ये जो वैल्यू है, ये जो 0 है वो क्या होगा काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, देखो ऑल ज़ीरोस ऑल द एंड ऑफ अ नंबर दैट इंक्लूडेड अ डेसिमल पॉइंट क्या रहना चाहिए। देखो मान लीजिए यहाँ पे नॉन डिजिट है 2 4 5 0 0 आ गया, ये डेसिमल आ गया तो हम इसको काउंट कर लेंगे। अगर डेसिमल नहीं होता तो हम लोग काउंट नहीं करते। ठीक है, ऑल जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर ज़ीरो नॉन डिजिट के आगे आ जाए, ये देखो ये 0 है, ये नॉन डिजिट के आगे आ जाएगा तो हम बोलेंगे इसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो ये ना 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही होगा। ठीक है, लास्ट है सम नंबर्स आर कॉल्ड एग्जैक्ट नंबर्स and have an infinite number of significant figure। ये कहने का मतलब देखो ये हुआ, यहाँ पे जो इसने बोला ये कॉन्ट्राडिक्टरी वाली बात हो गई। क्या हो गई,
कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। इसने सिंपली यही बोला कि मान लेते हैं हम 5 लेते हैं, ठीक है, तो 5 क्या है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, बट हम इसको 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 देखो कैसे, क्योंकि 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो इसके बाद 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 2, ये 3 और ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। बट अगर जनरली हम बोला जाए कि 5 को हम कितना लिखेंगे, तो हम इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर में ही काउंट करेंगे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर एक ऐसा टॉपिक है कि काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि देखो मान ले कोई अगर हम 5000 लिख दे और ऐसा लिख दे, ठीक है, तो यहाँ बोल देंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो नहीं, ये हो जाएगा गलत। क्योंकि अब क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 × 10⁻3, तो इसको हटा दो तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। क्लियर इतना? बट जो भी है जनरली हम लोग प्रिंसिपल यही मानते हैं। चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अगर ये हम देखें 4.803, तो ये क्या हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ये हो जाएगा 0.00661, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 55.2205, देखो हमने क्या बोला था कि अगर कोई भी पॉइंट के बाद 0 आए हम लोग उसको काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो पॉइंट के बाद आ गया 0, यानी होना चाहिए 4, बट पॉइंट के बाद आया तो हो गया 5 सिग्निफिकेंट फिगर। और यहाँ पे देखो, यहाँ है 2 0, बट एक्चुअली ये पॉइंट नहीं है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखकर आराम से समझ सकते हो कि सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब आता है सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में एप्लीकेशन। वो पूछता है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शंस, ये सब भी सिग्निफिकेंट फिगर के ही एप्लीकेशन है। तो देखो, रूल फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, क्या है, काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। बोलता है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस द आंसर शुड हैव द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज द क्वांटिटी विद द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मान लीजिए हम बोलेंगे भाई ऐड करो, कितने को, 3.247 को, 41.36 को और 125.2 को। अगर हम लोग ऐड करेंगे, तो अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए, 7 1 3 2 5 5 7 8, इतना आना चाहिए। बट उसने बोला नहीं, अगर सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है तो सिर्फ और सिर्फ मान ली पॉइंट के बाद, ये देखो एक ही डिजिट है, तो हम जो है ना पॉइंट के बाद एक ही डिजिट वाले को काउंट करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। यही हमारा हो गया एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। फिर बोलते हैं फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर in the answer should not be greater than the number of significant figure in the least precise measurement। अरे सिंपली कहने का मतलब अगर मैं बोलूँ ना, तो मान लेते हैं कोई भी मल्टीप्लिकेशन बोल दिया भाई। यहाँ पे एग्जांपल देखो 132.07 इंटू 0.12, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15.8484। बट यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जो भी आंसर आया तो ये आंसर नहीं लिखेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर में ये देखते हैं कि अगर मान ली ये ए था, ये बी था, तो इसमें देखेंगे कि किसका ए या बी या सी कुछ भी रहे तो उसका कौन वाला सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर में है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितना है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारा आंसर भी ना 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। तो उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में अगर हम 15 लिख देते तो नहीं, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो पाया, क्योंकि 15.8 है, तो हमारा इसका राउंड अप वैल्यू करीब करीब 16 होगा। तो ये है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ये एग्जिस्ट हो जाता, तो आंसर क्या हो जाएगा 16, ठीक है। व्हेन अ नंबर इज राउंडेड ऑफ द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज रिड्यूस्ड, ठीक है, द लास्ट डिजिट्स रिमेन्स is increased by 1 only if the following digits is
ग्रेटर देन 5 मैंने 5 से बड़ा होगा तभी हम लोग इंक्रीज कर देंगे। एंड इज लेफ्ट एज सच इफ द फॉलोइंग डिजिट्स इज इतना। अरे सिंपली कहने का मतलब है कि अगर पॉइंट के बाद मान ली हम लिख रहे हैं 25.5, अगर ये रहा या तो इसके बाद, तो हम इसको राउंड अप करके 26 लिख सकते हैं। लेकिन अगर 25.4 रहा ना तो उसको हम 25 ही रहने देंगे, हम लोग उसको नहीं लिख सकते, इसको हम लोग राउंड ऑफ वैल्यू बोलते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो 13.93 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 13.9, या तो अगर हमको 2 सिग्निफिकेंट में लिखना होता तो इसको हम लोग 14 लिख सकते थे। क्लियर। अब देखो, अब मेन चीज़ें आई कि मोल कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। पहला क्या आता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये एक्चुअली डाल्टन्स ने पहले ही बता चुका था, जो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे। स्टेप्स नंबर यहाँ पे 3 नंबर। ठीक है, हाँ, थर्ड जो है उसी को हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, बट देख लेते हैं एक बार और क्या बोलता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। बोलता है इन अ गिवन केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज कंबाइन इन द सेम प्रोपोर्शनल बाय द मास। यानी उसने क्या बोला कि कोई भी कंपाउंड बनेगा तो एक डिफाइंड रेशियो में बनेगा। क्या बनेगा, रेशियो में बनेगा, वो कभी भी बदल नहीं सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, अगर हम लोग CO2 बना रहे हैं तो यहाँ कार्बन के 12 ग्राम और ऑक्सीजन के 36 ग्राम ही जब मिलेगा तभी हमारा CO2 बनेगा, अदरवाइज़ ये नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब कि अगर हम इसमें कुछ भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, मान लेते C2 कर देते तो अलग एलिमेंट बन जाएगा। जैसे मान लेते हमने पहला एग्जांपल दिया था H2 को, तो यहाँ पे 2 ग्राम और यहाँ पे 16 ग्राम अगर मिलेगा तभी हमारा H2O बनेगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। अगला है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है कि इसमें मान लेते हैं कि 2 हमने एलिमेंट ले लेते हैं A और B, और A और B मिल के क्या होगा, बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, A2B2 बना सकता है, A2B3 बना सकता है, बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन क्या बोलता है कि जो एक, जैसे ये मान लेते हैं हमारा फर्स्ट कंपाउंड बना और ये हमारा सेकंड कंपाउंड बनाया, तो उसने बोला कि किसी भी सेम एलिमेंट जो है, ये जैसे A2 ये क्या रहेगा ना, सेम ही रहेगा, और ये किसी दूसरे वाले एलिमेंट के अदर रेशियो से ही मर्ज होगा। भी एग्जाम्पल मैं अच्छे से समझाता हूँ कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। देखो, बोलता है इट स्टेट्स दैट whenever 2 elements form more than 1 compound, मतलब कि 2 अलग अलग एलिमेंट हैं, वो दोनों मिलके 1-2 से ज़्यादा अगर कंपाउंड बनाते हैं, तब बोला द डिफरेंट masses of one element, डिफरेंट एक मिनट, A2B2 ये A3B3, उसने बोला डिफरेंट masses है ना, डिफरेंट masses ऑफ वन एलिमेंट, मैंने कोई भी एक ये हो गया और ए का ही, मतलब ए का ही डिफरेंट masses ऑफ ए एलिमेंट, डिफरेंट masses ऑफ ए एलिमेंट। ध्यान से देखो, डिफरेंट masses ऑफ ए एलिमेंट्स वो क्या होगा, दैट कंबाइन विद द सेम मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अभी मैं बताया कि A प्लस B मिल के क्या बनेंगे, मान ली AB बना दिया और यहाँ पे AB2 बना दिया, तो उसने क्या बोला कि सेम ही एलिमेंट के डिफरेंट मासेस, देखो ये B है तो ऑब्वियस है मास कम होगा, B2 है तो ऑब्वियस है मास ज़्यादा होगा, तो देखो इससे कंबाइन कर रहा है जो कि सेम मासेस है आपस में, यानी 1 और 1 ही है, तो यानी मास यहाँ पे सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि क्या बोलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है, CO बना रहा है। तो देखो कार्बन के कितने 12 ग्राम और ऑक्सीजन के 16 ग्राम, यहाँ बना रहे हैं C+O मिलके क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं। यहाँ कार्बन का 12 ग्राम और यहाँ ऑक्सीजन का 32 ग्राम, माने 32 ग्राम। तो देखो यहाँ पे क्या बोला कि किसी भी एक एलिमेंट के, किसी भी, देखो मान लिया है ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, उसके डिफरेंट मासेस, देखो यहाँ पे डिफरेंट मासेस है, कंबाइन विद द
सेम मासेस ऑफ द अदर एलिमेंट। देखो अदर एलिमेंट क्या था, कार्बन कार्बन था, वो देखो 12 ग्राम और 12 ग्राम से ही वो मिला, ठीक है। तो इसका मतलब ठीक है। और ये जो बोला जो अदर डिफरेंस था उसका रेशियो क्या रहता है, देखो 1:2 के रेशियो में रहता है, यानी कि एक 1:2 है, यानी कि एक स्मॉल होल नंबर में, तो इसका रेशियो कितने हैं, 1:2 है, ठीक है। उस तरह देखो N और H मिलाएंगे तो अमोनिया भी बन सकता है, दूसरा N और H मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, N2H4 बन गया। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन 14 ग्राम और यहाँ N2 क्या है 28 ग्राम, यहाँ हाइड्रोजन 3 ग्राम्स और यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन 4 ग्राम है, कितना है 4 ग्राम है। तो अगर हम मान लेते हैं, हम इसको अगर रेशियो हम लोग मिला लेते हैं, ठीक है, तो मान ली हम रेशियो मिला लेते हैं, तो देखो 14 ग्राम और यहाँ पे 28 ग्राम। तो अगर हम इसको, यहाँ 14 है बट यहाँ 28 है, तो इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई रेशियो में लाते हैं, तो इसको हमने मान लिया 14 ग्राम कर लिए, तो जहाँ 4 ग्राम इस्तेमाल होता है उसको हम 2 ग्राम कर लेंगे, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 14 ग्राम है और यहाँ पे भी 14 ग्राम है और इधर क्या हो गया 3 ग्राम्स है और यहाँ 2 ग्राम्स है। तो मैंने बोला था किसी भी सिमिलर जो एलिमेंट है वो जब अलग अलग कंपाउंड बनाया तो यहाँ पे 3 ग्राम्स लगा और यहाँ पे 2 ग्राम्स है, मैंने डिफरेंट मासेस, यानी डिफरेंट मासेस ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड विद द सेम मासेस ऑफ अदर एलिमेंट जो कि यहाँ पे सेम। क्लियर। तो यहाँ का रेशियो देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा, ठीक है, जो कि एक स्मॉल होल नंबर में है। अब आते देखो गे-ल्यूसैक्स लॉ, ये बहुत सिंपल है। वो क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट व्हेन मेजर्स एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर्स, अगर हम किसी मेज़र करेंगे सेम टेम्परेचर पे और सेम प्रेशर्स पे, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग गैसेस आर अ स्मॉल होल नंबर। यानी कहने का मतलब कि अगर हम किसी को भी मान ली हमने मतलब मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं सेम टेम्परेचर पे और सेम प्रेशर पे कर रहे हैं, तो उसका जो रेशियो होगा वॉल्यूम का वो हमेशा रिमेन क्या होगा कांस्टेंट और एक स्मॉल होल नंबर में होगा। तो मुझे पता है गैसेस लॉ क्या हो जाता है PV = nRT, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है टेम्परेचर और प्रेशर क्या है कांस्टेंट है, यानी टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ कांस्टेंट है, यानी हम इसको ये लिख सकते हैं V = nRT, यानी V जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हो गया। N यहाँ पे क्या होता है मोल, क्या होता है मोल, और V क्या होता है हमारा वॉल्यूम, क्या होता है वॉल्यूम, ठीक है। तो मतलब सिंपली ये बोल दो कि अगर हम गे-ल्यूसैक्स ने बोला कि अगर कोई भी एलिमेंट 2-3 एलिमेंट मिलकर अगर कंपाउंड कुछ बना रहा है तो उसके जितने मोल मिलेंगे आपस में उसी को हम लोग मोल को हम लोग वॉल्यूम लिख सकते हैं सिंपली। जैसे बी एग्जांपल यहाँ देख लो N2 और यहाँ पे H2 मिलके क्या बने NH3 मिल रहा है, इसको हम बैलेंस कर देंगे तो क्या हो जाएगा N2 + 3H2, ठीक है, और यहाँ 2NH3। तो यहाँ पे देखो 1 मोल और यहाँ पे देखो 3 मोल, देखो यहाँ 3 मोल, तो क्या मिलके बना 2 मोल बना। अब हम यहाँ पे ये अभी हम बोले थे कि जो मोल होगा वो वॉल्यूम के इक्विवेलेंट होगा, यानी हम लोग उसको बराबर हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बराबर बोल सकते हैं। तो यानी कि मोल को हमने वॉल्यूम लिख दिया, मोल को वॉल्यूम लिख दिया, मोल को वॉल्यूम लिख दिया, मतलब 1 वॉल्यूम ऑफ N2 और 3 वॉल्यूम ऑफ H2 मिलके क्या बन गया 2 वॉल्यूम ऑफ NH3, ठीक है। यही था गे-ल्यूसैक्स लॉ। अब आते हैं बेटा एवोगैड्रो लॉ में, क्या आते हैं एवोगैड्रो लॉ में। फिर बोलता है एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, अलग अलग गैसेस है उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सबके क्या होंगे नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे सेम होंगे। यहाँ पे भी देखते हैं हम लोग, यहाँ भी हम लोग गैस लॉ लगाते हैं PV = nRT, जहाँ P कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ हम अगर n मतलब मोल अगर इक्वेट करेंगे तो n = क्या हो जाएगा PV/RT, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर।
चलो फिर हम देखो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे H2 और यहाँ पे CH4 है, यहाँ पे O2 है। तो देखो मान लेते हैं H2 हम यहाँ पे ले लेते हैं 5 लीटर, उसने क्या बोला भाई वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। CH4 में क्या हुआ, यहाँ भी 5 लीटर ले लेते हैं, यहाँ O2 भी 5 लीटर ले लेते हैं। टेम्परेचर भी सेम कर देते हैं 298, यहाँ पे 298, यहाँ पे 298। प्रेशर भी ले लेते हैं 1 atm 1 atm 1 atm। मतलब देखो यहाँ पे हम प्रेशर कांस्टेंट कर दिए, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिए। तो फिर बोल रहे हैं हम लोग कि बाय दिस रिएक्शंस N इज इक्वल टू सेम फॉर ऑल गैसेस। तो यहाँ जो N होगा, जो मोल होगा ना, वो सारे गैसेस के लिए सेम हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोल ऑफ मीथेन CH4 और यहाँ पे मोल ऑफ O2, ये सारे इक्वल होंगे। यही है एवोगैड्रो लॉ ने यही स्टेट किया था कि अगर हम लोग अलग अलग गैसेस, जो भी अलग अलग गैसेस है, उसके हम लोग इक्वल वॉल्यूम लेंगे और उसके टेम्परेचर और प्रेशर को सेम कर देंगे, ठीक है, तो सारे के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम ही मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब कांस्टेंट पार्टिकल्स इक्वल ही होंगे, है ना। यहाँ पे देखो सिंपली वर्ड में लिख दिया हूँ, हेयर मोल रेशियो इज सेम देयरफॉर द मॉलिक्यूल्स रेशियो इज आल्सो सेम बट एटम रेशियो इज डिफरेंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो मोल रेशियो अलग हो गया है ना, सॉरी मोल रेशियो यहाँ पे सेम है तो मॉलिक्यूल्स रेशियो भी सेम हो जाएगा, है ना। बट सुनो एटम रेशियो अलग हो जाएगा, मतलब कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स इज नॉट इक्वल टू एटम्स, ठीक है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जब ये वर्ड आया तो मैं कुछ बता देता हूँ। देखो मान लेते हैं कि देखो क्या क्या आता है। पहला मोल निकालने आता है, मॉलिक्यूल्स निकालने आते हैं, एटम्स निकालने आते हैं, ठीक है। तो अगर मोल्स निकालने आते हैं तो क्या होता है, मोल्स बराबर होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, तो जो मोल्स होंगे हमारे, जितने मोल आ गए, मान ली x मोल आ गया, तो x मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, इसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो क्या निकल जाएगा, मेरा मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। और हमें एटम्स अगर निकालने होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स में हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ़ एलिमेंट मतलब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ CO2 है, तो इसमें हम अगर बोलेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितना है भाई, तो भाई एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, कुल मिला के 3 एलिमेंट हो गए। तो हम लोग अगर एटम निकालना होता है CO2 का, तो मॉलिक्यूल्स हम लोग उसका फाइंड कर लेते हैं और 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या निकल जाता, नंबर ऑफ एटम। क्लियर। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है एटॉमिक मासेस, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, और ये हमारा पहला वीडियो था, तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई बट मैंने ट्राई किया। थैंक यू।